नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और 5 के आज में आज होगी मर्डर की पड़ताल, पूरी पड़ताल। क्योंकि 2 दिन पहले लव मैरिज हुई थी, लेकिन रिसेप्शन से पहले ऐसा कुछ हुआ जो हर किसी को हैरान करते रहा है। और पूरी वारदात जो है, अभी भी इस पर संशय है कि हुआ क्या था आखिर। तो एक एक करके बताते हैं, परत खोलते हैं, पूरी पड़ताल करते हैं मर्डर की, डबल मर्डर की इस वारदात को लेकर। तो 2 दिन पहले लव मैरिज हुई, लेकिन रिसेप्शन से पहले दूल्हा दुल्हन की लाश मिलती है। रायपुर की इस खौफनाक घटना ने सबको सन्न करके रख दिया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शॉर्ट रूप से की जाती है, यह बता रही है कि दुल्हन, जिसका नाम कहकशा है, इसके जिस्म को 40 बार चाकू से गोदा गया, यानी 40 बार चाकू मारा गया। जबकि दूल्हे असलम, जिसका नाम है, इसके शरीर पर 32 चाकू के वार मिले। इस कत्ल को लेकर पुलिस की शुरुआती थ्योरी यह रही कि दूल्हे ने ही रिसेप्शन से पहले अपनी दुल्हन का कत्ल कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि फिर दूल्हे का कत्ल किसने किया। दूल्हे ने दुल्हन को अगर मारा भी और 40 वार किए भी, तो दूल्हे के शरीर पर 32 वार कैसे हुए। चाकू एक ही बताया जाता है, पुलिस यह कह रही है कि चाकू एक ही बरामद हुआ है। तो कोई अगर खुद पर भी हमला करता है तो 1 या 2 से ज्यादा वार हो नहीं सकते, लेकिन 32 वार मिले हैं दूल्हे पर भी, दुल्हन पर 40 वार मिले हैं। तो सवाल यह है कि इसके पीछे कौन है, क्या है यह पूरी कहानी, मिस्ट्री क्या है। इस बात से इनकार कैसे किया जा सकता है कि किसी ने एक साथ दूल्हे और दुल्हन का कत्ल न किया। कई सारे सवाल इस पूरी वारदात के बाद खड़े हो रहे हैं। और इसी मामले में रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टेशन रोड के स्थानीय लोगों ने इस पर बयान दिया है। क्या ये पूरी वारदात तो हमने आपको बता दी, कैसे क्या हुआ यह अभी तक संशय है इस पर। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने बयान दिया है कि मृतक असलम जो है वो सोमवार रात को ही खुदकुशी करने की फिराक में था और 11 बजे से 12:30 बजे तक वो देशबंधु स्कूल के सामने था और खुदकुशी करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था, जहां उसके रिश्तेदारों ने उसे रोका। इस दौरान उसे मारा भी गया। कई लड़के थे जो उससे मारपीट कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम जो है हीरा आर्केड के सामने हुआ है और असलम यह कह रहा था कि मामू ने बुलाया है। अब यह मामू कौन है, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, न्यूज़ 18 यह सवाल उठा रहा है। कई सारी थ्योरी जो पुलिस बता रही है, पुलिस की थ्योरी कह रही है कि लड़के ने मार दिया। तो कितना दम है, आखिर रिसेप्शन से पहले ऐसा क्या हुआ था, यह भी सवाल है। क्या ऐसा हो गया जो इतनी बड़ी वारदात, एक दूसरे पर क्या हमला कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई तीसरा था, वो कहां है। एक ही चाकू है। दूल्हा असलम क्यों खुदकुशी करना चाहता था, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई। सोमवार की रात असलम के साथ मारपीट किसने की थी, मामू कौन है जो बुला रहे थे असलम को, वो असलम कह रहा है कि मामू ने बुलाया है। दुल्हन कहकशा के कत्ल का सच क्या है, उसकी हत्या हुई तो खुदकुशी करने जा रहा था असलम, लेकिन फिर दुल्हन को क्यों मार डाला। लव मैरिज की थी दोनों ने, क्या दूल्हा दुल्हन का एक साथ कत्ल हुआ है, और कत्ल हुआ है तो यह तीसरा व्यक्ति कौन है, वो कब वहां पर पहुंचा। क्योंकि यह भी जानकारी आई कि अंदर से दरवाजा लॉक था, तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, खिड़की तोड़ी और तब जाकर यह पूरे वाकये का खुलासा हुआ। तो बहुत सारे सवाल, और यह बहुत बड़ी मिस्ट्री है पुलिस के लिए। और अपने आप में ये ऐसी घटनाएं जो हैं, वो ऐसी वारदातें बेहद कम देखने को मिलती हैं, और ये अपने आप में कई सारे सवालों को लेकर ये पूरी वारदात घटी है। 32 चाकू के वार, एक पर 40 चाकू के वार, 40 बार गोद दिया गया। अगर दोनों कई सारी अगर थ्योरी पे काम कर लिया जाए, तो एक थ्योरी यह भी है कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला अगर किया तो क्यों किया, लव मैरिज कर ली थी दोनों ने, तो फिर यह ऐसा क्या हुआ। लहू लुहान हालत में दोनों के शव मिले।
अभी तक की जांच में ये क्लियर हुआ है कि दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई है कमरे के अंदर, और लड़ाई के दौरान फिर एक दूसरे पे चाकू के माध्यम से वार किया गया और उनकी डेथ हुई है। पीएम रिपोर्ट आज हुई। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टर की प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, गर्दन से लेके कमर तक 35 हैं, और बाकी 5 पॉइंट हैं लेफ्ट, राइट हैंड और जांग में है। टोटल 40 जख्म है लड़की के शरीर में, और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं गर्दन को मिला के, गर्दन में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और पेट में और जांग में मिला के टोटल 32, और लड़की के 40 टोटल। इस हिसाब से ये लग सकता है कि ये कहा जा सकता है कि दोनों क्रूरता के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर चाकू से वार किए। बस पॉइंट इस पे इन्वेस्टी रुका हुआ है कि प्रथम बार किसने किया, फिर दोनों चाकू का खेल खेला, किस बेस पे खेला और किस आधार पर इनके घाव हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है और अभी जांच में अगले। चाकू एक बरामद हुए हैं? चाकू एक ही बरामद हुआ है, पलंग पे लड़की के राइट साइड हाथ बेटा के पास रखा था, वो हमने बरामद किया है। एफएसएल टीम घटनास्थल गई, आज पूरा पॉइंट लिए, साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, जांच के लिए एफएसएल जाएगा, और भी जिससे जानकारी हमको एफएसएल रिपोर्ट के बाद पीएम की शॉर्ट रिपोर्ट मिली है, डिटेल रिपोर्ट मिलेगा और क्लियर हो जाएगा संबंध में। पुलिस हर एंगल पे जा रही है। पुलिस एक तो ये देखना चाहती है कि फर्स्ट लड़ाई का कारण क्या था, पहला। सेकंड कारण ये था कि ऐसी स्थिति शादी के 2 दिन बाद क्या बन गई कि इनको चाकू से लड़की ने या लड़के ने वार किया और आज दोनों की डेथ हो गई। तो और दूसरा एंगल है और भी कोई नया एंगल मोड़ जांच में आ सकता है कि जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, हमने सुनाया कि पुलिस क्या कह रही है, लेकिन अगर टेक्निकल तौर पर बात की जाए तो क्या यह संभव है कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों, विवाद बढ़ रहा हो और चाकू एक हो और दोनों एक दूसरे पर उसी चाकू से वार कर रहे हों, और इतने, एक पर 40 एक पर 32 बार? यह पॉसिबल लगता है क्या? पुलिस की थ्योरी बता तो रही है पुलिस, लेकिन थ्योरी के पीछे है क्या कोई, किस बिना पर यह कहा जा रहा है? देखिए पुनीत, इस मर्डर की यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है और सबके मन में, सबके दिमाग में यही सवाल कौन रहा है कि आखिर एक चाकू से 72 जख्म, और 72 घंटे भी नहीं हुए थे शादी के, तो 72 जख्म कैसे हुए? और सबसे बड़ी बात यही है, पहला सवाल यही है, एक कमरे में 2 लोगों की जो डेड बॉडी है वो बरामद होती है। सवाल नंबर पहला यही उठ रहा है कि एक चाकू से 2 लोगों की हत्या कैसे हो सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। युगल, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव माथुर, रिटायर्ड डीजी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं इस प्रकार की वारदातें बेहद बहुत कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सबको चौंका देती हैं। माथुर साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी घटना हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या यह संभव है? पुलिस ये थ्योरी बता रही है कि दोनों की लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन चाकू तो एक ही मिला वहां से। देखिए, जब आदमी बेचैन हो जाता है और जब उसने कुछ ठान लिया होता है तो संभव असंभव का कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आदमी में जुनून है तो। मगर मेरा तजुर्बा हमेशा से ये रहा है कि मोटिव तलाश करना चाहिए। जो कोई भी मर्डर जो है वो बिना मोटिव के नहीं हो सकता। जब तक पुलिस जो है वो मोटिव नहीं तलाश करेगी तब तक पुलिस का कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कारगर नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमने ये देखा, उसको भी पुलिस को देखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उनके कहने के पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं, तथ्यात्मक उन्होंने देखा कि नहीं देखा। आई विटनेस वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर आई विटनेस क्या कह रहा है उसकी बात में लॉजिक है कि नहीं, उसको फैक्ट्स के साथ उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। अगर वो फैक्ट्स के साथ मेल नहीं खा रहा है तो फिर जो आई विटनेस है उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि आपने ये जो देखा ये हमारे फैक्ट्स के साथ मेल नहीं खा रहा है या मेल खा रहा है।
इसलिए मोटिव की पहले तलाश करें। मोटिव जब मिल जाएगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। बिल्कुल, मोटिव मिल जाएगा तो चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। लेकिन क्या आपने इस तरीके का कोई केस इसके पहले कभी आपके करियर में देखा कि लव मैरिज हुई, रिसेप्शन के लिए ये तैयार हो रहे थे, जा रहे थे, और उसी वक्त पुलिस की जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि आपस में ही दोनों का विवाद हो गया और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लव मैरिज हुई थी इनकी, सबसे बड़ी बात तो ये। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है, मगर जैसा मैंने कहा, जब आदमी के दिमाग, जब आदमी पे कोई फितूर सवार हो जाता है तो ये फितूर क्यों सवार हुआ, कैसे हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन, ये सब बहुत मेहनत मांगता है। ये सब बहुत मेहनत मांगता है। मैंने बहुत सारे मर्डर केसेस को सॉल्व किया, खुद सॉल्व किया है, और जो लोगों की पॉपुलर बिलीफ थी उसके विरुद्ध जाकर मैंने जो है वो मेरी फाइंडिंग्स रही है, क्योंकि आदमी बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पुलिस को ये समझने के लिए कि आखिर ये हुआ क्या, ये जो दिख रहा है वो ऐसा था या ये सब स्टेज है। ये ऐसे केसेस में क्या मेंटलिटी रहती होगी? देखिए, इस मामले को ही अगर माथुर साहब हम देखें तो शादी होती है, शादी के बाद सोमवार वाले दिन ये जो वारदात हुई, इसके एक दिन पहले ही ये लड़का जो है ये खुदकुशी करने जा रहा था। वहां कुछ लोग मारपीट करते हैं, जो अभी तक पुलिस की थ्योरी या जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक। फिर उसका कहना है कि मामू बुला रहे थे, फिर वो रिसेप्शन के लिए तैयार होता है और लव मैरिज करके जाहिर सी बात है कि दोनों खुश होंगे, और उसके बाद फिर इतने वार होना, 72 वार दोनों के शरीर पर कुल मिलाकर मिले हैं, और एक ही हथियार। क्या ऐसा क्या दिमाग में चल रहा होगा, या क्या उस वक्त की कंडीशन रहती होगी ऐसे केसेस में? मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें कि दोनों पार्टीज अगर रजामंदी करके और म्यूचुअल सुसाइड करने पर राजी हो गए हैं तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। मगर अगर एक आदमी चाहे कि मैं इसका मर्डर करूं और प्रतिकार स्वरूप वो दूसरी पार्टी उसके ऊपर 32 हमले करे, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ओनली ए डॉक्टर, क्योंकि अगर मान लीजिए लड़के ने पहल शुरू करी मारने की और लड़की को 40, आप बता रहे हैं कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 40 चोटों का हवाला है, तो 40 चोटें खाने के बाद लड़की जो है वो उसको पर 32 चोटें मारे, ये एज ए पुलिस ऑफिसर मैं नहीं कहना चाहूंगा, ये डॉक्टरों को कहना चाहिए कि क्या ये फिजिकली पॉसिबल है, क्योंकि लड़की की हेल्थ कैसी थी, लड़की बहुत कमजोर है या लड़की बहुत ताकतवर है, कैसी है, क्या है। तो ये सारी चीजें आई थिंक मेडिकल ऑफिसर शुड बी एबल टू गिव द बेस्ट एडवाइस ऑन। लेकिन इसमें 3 प्रकार की, अगर दोनों ही मैंने ऐसा कोई केस कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा जिसमें एक दूसरे ने एक को 40 और एक को 32 चोटें मार के इस तरह से एक दूसरे को खत्म किया, और म्यूचुअल रजामंदी से। तो ये देखिए, ये आपने कहा कि एक म्यूचुअल रजामंदी हो सकती है, एक हो सकता है कि प्रतिकार में एक ने हमला किया हो, दूसरे ने फिर प्रतिकार में हमला किया हो, और तीसरा ये हो सकता है कि पहले हमला करके खुद की जान ले ली हो। लेकिन तीनों ही केसेस में, म्यूचुअल में भी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या म्यूचुअल में भी एक कोई वार चाकू से करे, फिर दूसरा वो चाकू ले फिर वार करे, तब भी 72 वार कुल मिलाकर ऐसा संभव हो नहीं सकता जब दोनों की लव मैरिज खास तौर पर हुई हो, मोहब्बत दोनों के बीच इतनी हो, गहरी हो। देखिए, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं यही कहूंगा कि हमारा काम है साक्ष्य को एकत्रित करना, हम किसी चीज पे जजमेंट नहीं दे सकते। तो ये एक एक्सपर्ट को ही हमसे पूछना पड़ेगा। तो जिसने पीएम किया है या कोई और डॉक्टर जो भी रायपुर का जो श्रेष्ठ डॉक्टर हो, उसको पीएम रिपोर्ट दिखाकर पुलिस को ये राय लेनी चाहिए कि क्या ये फिजिकली पॉसिबल जो आप पूछ रहे हैं, उससे पुलिस अपनी राय दे। इसके बजाय पुलिस को चाहिए कि एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर और वो सिर्फ उस राय को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करें। मेरा भी ये लालच है कि मैं भी कुछ इसके बारे में अपनी राय दूं, मगर मेरे को अपने उसको रोकना चाहिए और पुलिस को भी रोकना चाहिए, खुद राय देने से बचना चाहिए और एक एक्सपर्ट की राय के हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि ये एक और थ्योरी ये भी पहले जो खबर आ रही थी कि पहले लड़के ने लड़की पर वार कर दिया, उसके बाद ये भी
जो आम व्यक्ति की समझ है, क्योंकि ऐसी वारदातें जब होती हैं तो बहुत सारे साइंटिफिक पहलू और बहुत सारी मनस्थिति जो है उसको भी नापना पड़ता है, खोजना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। लेकिन यह भी पॉसिबल नजर नहीं आता एक आम व्यक्ति के लहजे से कि किसी ने अपनी पत्नी पर वार किए और उसके बाद खुदकुशी के लिहाज से अपने ऊपर भी 32 बार, अगर खुद को पर भी कोई करेगा तो 1, 2, 3 अधिक से अधिक क्या ऐसे केसेस हो सकते हैं क्या? इसके पहले आपके करियर में आपने ऐसा कुछ देखा था क्या? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चोटें मैंने कभी नहीं देखी हैं भाई। ये तो नामुमकिन है कि 32 बार से आदमी खुद को चाकू घोंप ले। अब तक तो वो कोलैप्स होकर गिर चुका होगा। बिल्कुल, और पूरा खून से सना हुआ कमरा है। मैं अपनी राय दूं उसके बजाय एक डॉक्टर इसके ऊपर बोले, राय दे, वही साक्ष्य मानी जाएगी। ठीक, वही साक्ष्य मानी जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस जो होते हैं वो बड़े पेचीदा किस्म के होते हैं। पुलिस का आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी बहुत अनुभव है, कहीं लूप होल रह जा रहा है, कहीं कुछ बात बाकी रह जा रही है जो जिसको, क्योंकि बहुत महीन चीजें होती हैं, उनको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। मेरा तो फिर से यही राय होगी रायपुर पुलिस को कि मोटिव को तलाश करो। बाकी सब किसी चीज में भ्रमित ना हो, किसी के कहने से भी भ्रमित ना हो, मोटिव को तलाश करें। और जब तक कि कोई इस तरह का कोई फितूर या कोई जुनून नहीं समझ में आ जाता है कि अगर किसी लड़के के पास अगर ऐसा जुनून है तो उस जुनून के पीछे का कारण क्या है, मोटिव को तलाश करें। ये मोटिव को तलाश किए बगैर ये केस अच्छे से सॉल्व नहीं हो सकता। चलिए, शुक्रिया। रिटायर्ड डीजी राजीव माथुर हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मोटिव तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी वारदात जो होती है उसके पीछे कुछ न कुछ मोटिव जरूर होता है। और जो चीजें सामने आ रही हैं पुलिस के सामने, उसको क्रॉस चेक करें, मोटिव पहले पकड़ें, उसके बाद चीजें अपने आप खुलती हुई चली जाएंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा कोई केस अभी तक देखा ही नहीं कि ये ऐसा कैसे हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। युगल, आप सुन रहे थे पूर्व डीजी को, और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस अपनी राय दे रही है और पुलिस ने बड़ी आसानी से यह कह दिया कि भाई एक ने 40 बार एक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर वार कर दिए, गुस्से में आकर वार कर दिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और वो भी जब हथियार एक हो, हथियार दो हो तो हो सकता है कि आपस में भिड़ंत हो जाए। और उन्होंने ये कहा कि ये डॉक्टर जो हैं वो ज्यादा साफ तरीके से बता पाएंगे बजाय पुलिस अधिकारियों के कि ये ऐसे कैसे, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखिए पुनीत, जिस तरह से वहां पर सरकम स्टैंड बने हुए थे और जो दुल्हन है उसके बेड पर चाकू बरामद हुआ है और जो दूल्हा था असलम वो नीचे बेड के नीचे पे था। तो अगर हम ये कहें तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पहले दुल्हन पर वार किया गया तो चाकू दूल्हे के पास होना चाहिए था, ना कि, और जबकि चाकू है वो दुल्हन के राइट साइड में बरामद हुआ है। और कभी भी जब इस तरह की जब घटनाएं हैं, वारदात होती हैं, तो जब भी शार्प जो ऑब्जेक्ट होती है, जो हल्के चोट के निशान होते हैं, उसे आदमी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है, जब गहरे जख्म होते हैं, तो उसे कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मान ले पुलिस की थ्योरी है कि, सवाल तो ये भी है कि पुलिस की अगर थ्योरी है कि पहले 40 बार जो है दुल्हन को मारा गया, फिर 32 बार खुद को चोट पहुंचाई गई, तो जब ब्लंट ऑब्जेक्ट के बाद ही लोगों की मौत है वो होती है, तो 32 ब्लंट ऑब्जेक्ट तक क्या वो होश में था, उसके बाद वो मरा, या फिर बेहोश होने के बाद उसको चोटें कैसे आई, कितने जख्म के बाद उसे बेहोशी हुई और उसके बाद ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई, या फिर अन्य कारण है उसकी वजह से मौत हुई, या उस समय की जो परिस्थितियां थी क्या थी। और सबसे बड़ा, जैसे रिटायर्ड डीजी ओपी माथुर जी ने कहा है कि इसका मोटिव क्या था, आखिर इतने आक्रामक अगर दोनों के दोनों हो गए तो क्यों हुए, ये कई ऐसे लेकिन सवाल इतना आक्रामक होने के बावजूद भी अगर हथियार एक है तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक हथियार से क्या दोनों इस तरीके से आक्रामक होकर क्या इस प्रकार की घटना हो सकती है, या फिर कोई तीसरा भी था। पुलिस को बारीकी से इस पूरे मामले पर काम करना होगा, ये कह रहे हैं। रिटायर्ड डीजी ने भी साफ तौर पर कहा है, मोटिव तलाशना होगा। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर की बात करते हैं। कुमार विश्वास, जाना माना चेहरा, जाना माना नाम, कवि और
बयान दे दिया उज्जैन में अब सफल